हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 9th हिंदी बुक चैप्टर नंबर 2 भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा से 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो भी आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में करिए और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2, जो गोधूली 9th क्लास का बुक है। चलिए तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, आप उसका सही उत्तर भी कर पाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में देना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किसके लेखक हैं। यह क्वेश्चन फर्स्ट है। ऑप्शन ए में दिया है, क में दिया है लाल पान का बेगम। ऑप्शन ख में दिया है अष्टावक्र। ऑप्शन ग में दिया भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। और ऑप्शन घ में दिया है कि ग्राम गीत का मम्र। तो राजेंद्र प्रसाद जो लेखक हैं वे भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के हैं। ऑप्शन ग आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन क में दिया है बिहार में। ऑप्शन ख दिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ग कलकत्ता और ऑप्शन घ लखनऊ। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह बिहार में हुआ था। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार के किस जिला और किस गांव में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन क में दिया है 1884। ऑप्शन ग में दिया 1911। ऑप्शन ग में दिया है 1916 और ऑप्शन घ में दिया 1963। तो ये सभी जो यहाँ पे 1900 के पार है, ये सभी आपका गलत ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन का, यानी राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वह 1884 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था। ऑप्शन क में महादेव वर्मा। ऑप्शन ग में महादेव सहाय। ऑप्शन ग में सहदेव सहाय और ऑप्शन घ में दिया है यशवंत सहाय। तो राजेंद्र प्रसाद जी के जो पिता का नाम था उनका नाम था महादेव सहाय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ख महादेव सहाय। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आज का पांचवा प्रश्न में पूछा है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन क में सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ग में ख में दिया है रास बिहारी बोस। ऑप्शन ग में दिया राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन घ में महेश नारायण। तो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी की बात कर लेगा तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन क और ऑप्शन ग ये दोनों अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष रहे थे संविधान सभा के। चलते हैं आज के छठवां प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद वकील दल में कब शामिल हुए थे। ऑप्शन का में दिया 1902, 1906, 1911 और 1916। तो आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद वकील दल में कब शामिल हुए थे। ये उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन का आपका सही होगा। 1911 ईस्वी में वे वकील दल में शामिल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट सातवां प्रश्न पूछा है राजेंद्र प्रसाद का कौन सा जीवन उत्कृष्ट रहा है। ऑप्शन क में बचपन का। ऑप्शन ख में दिया राजनीतिक और ऑप्शन ग में विद्यार्थी और ऑप्शन घ में दिया वकालत। तो राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन उत्कृष्ट रहा है वह राजनीतिक में रहा है। ऑप्शन ख आपका सही होगा। चलेंगे आठवां प्रश्न में पूछा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन क में महेश सहाय। ऑप्शन ख में महादेव सहाय। ऑप्शन ग में महेश नारायण और ऑप्शन घ में राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन घ आपका सही है। चलेंगे नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए। ऑप्शन क में जाकिर हुसैन। ऑप्शन ख में बीवी गिरी। ऑप्शन ग में प्रतिभा देवी पाटिल और ऑप्शन घ में राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय गणतंत्र कहने का मतलब जब भारत स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था, तो उस समय के जो प्रथम राष्ट्रपति हुए थे वे राजेंद्र प्रसाद हुए थे। लेकिन आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, बेबी गिरी भी रहे हैं और प्रतिभा देवी पाटिल ये पहली महिला है जो भारत के राष्ट्रपति बनी है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न में है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन क में दिया सारण में। ऑप्शन ख बनारस में। ऑप्शन ग कलकत्ता में और ऑप्शन घ नालंदा में। तो अखिल हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वहाँ में हुई थी तो वह कलकत्ता में। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही कलकत्ता होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 11वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था। ऑप्शन क में
राजगिरी, ऑप्शन ख में पाटलिपुत्र, ऑप्शन ग में नालंदा और ऑप्शन घ में व्यवहार। तो अगर आप सभी ने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है तो आप इस चैप्टर के में पढ़कर आपको पता चलेगा कि जो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम था वह व्यवहार था, जो 5 पर्वतों से घिरा हुआ था। लेकिन यही चीज पूछ लिया जाएगा कि कहाँ अवस्थित है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन में मत मार देना, तो यहाँ पे सही ऑप्शन ख होगा। और अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा इस चैप्टर के फुल कहानी का सॉल्यूशन और उसका हिंदी में जो भी है स्टेप बाय स्टेप। तो चलेंगे अगले 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन में पूछा गया कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ अवस्थित थी, यानी उस जगह का नाम बताना है जहां पे मगध की प्राचीन राजधानी थी। ऑप्शन क राजगिरी, ऑप्शन ख पाटलिपुत्र, ऑप्शन ग नालंदा और ऑप्शन घ व्यवहार। तो मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वह राजगिरी, जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन का आपका सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था, बताना है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। ऑप्शन क में दिया तप्त कुंड, ऑप्शन ख में दिया आम्रवन, ऑप्शन ग में चैतन्य केंद्र और ऑप्शन घ इनमें से सभी। तो बुद्ध के समय जो नालंदा में था वह आम्रवन था, ऑप्शन ख आपका सही होगा। और ये सभी जो हुआ था ये बाद में बना था, ध्यान रखिएगा, ये सभी बाद में बना था बुद्ध के समय के बाद। चलेंगे अगले प्रश्न पे। 14वां प्रश्न में पूछा गया कि महावीर और मुखलिपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। उस उपग्राम का नाम बताना है जहां पे महावीर और मुखलिपुत्र गोसाल की भेंट हुई थी। ऑप्शन क में राजगिरी में, ऑप्शन ख पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ग नालंदा में और ऑप्शन घ मगध में। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ये छोड़ देते हैं। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर दीजिएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप फुल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। वर्षावास कहने का मतलब जो वर्षा का सीजन होता है तो वह कितने वर्षावास किया था। ऑप्शन क में 14 किए थे, ऑप्शन ख 13 किए थे, ऑप्शन ग 12 और ऑप्शन घ 16। तो महावीर ने नालंदा में जो वर्षावास किया था वह 14 वर्षावास किया था, ऑप्शन का आपका सही होगा। चलेंगे 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न में पूछा तारानाथ कौन था। ऑप्शन का महावीर का शिष्य था, ऑप्शन का इतिहास लेखक था, ऑप्शन का बुद्ध का शिष्य था और ऑप्शन का यह धनी व्यापारी था। तो जो तारानाथ था यह एक इतिहास लेखक था, याद रखिएगा, ऑप्शन का आपका सही होगा। चलेंगे 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न में पूछा सारिपुत्र का जन्मभूमि नालंदा है, किसने बताया है। ऑप्शन क महावीर ने, ऑप्शन ख मोखलीपुत्र गोसाल ने, ऑप्शन ग नागार्जुन ने और ऑप्शन घ तारानाथ ने। तो सारिपुत्र का जन्मभूमि नालंदा है, यह बताने वाला व्यक्ति है तारानाथ, याद रखिएगा, ऑप्शन घ। चलेंगे 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न में पूछा है कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुई या कब विकसित हुआ। ऑप्शन क मौर्य काल में हुआ था, ऑप्शन ख नंद काल में हुआ था, ऑप्शन ग गुप्त काल में हुआ था और ऑप्शन घ आधुनिक काल में हुआ। तो नालंदा एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में जो विकसित हुआ था वह गुप्त के काल में हुआ था, ऑप्शन ग आपका सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फाहियान कौन था। यह एक चीनी यात्री था, यह एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, यह एक लुटेरा था, यह एक इतिहास लेखक था। तो फाहियान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था, ऑप्शन का आपका सही होगा। चलेंगे 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न में पूछा है फाहियान नालंदा कब आए थे। ऑप्शन क 7वीं सदी में, ऑप्शन ख 6ठी सदी में, ऑप्शन ग 5वीं सदी में और ऑप्शन घ 4थी सदी में। तो फाहियान नालंदा आए थे 4थी सदी में, ऑप्शन घ आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछा गया यहाँ पे कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। आपको बताना कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। ऑप्शन का मेगास्थनीज आया था, ऑप्शन का फाहियान आया था, ऑप्शन ग युवान चांग आया था और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री भारत आया था उनका नाम था युवान चांग, ऑप्शन का आपका सही होगा। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 22वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि नालंदा के नामकरण का आधार किस ग्रंथ को बताया गया है। ऑप्शन का जातक ग्रंथ को, ऑप्शन ख बोधिसत्व ग्रंथ को, ऑप्शन ग त्रिपिटक को और ऑप्शन घ अभिधम पिटक को। तो नालंदा के नामकरण का जो आधार बताया गया है वह जातक ग्रंथ को बताया गया है, ऑप्शन का आपका सही होगा।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ है। ऑप्शन क विद्वानों से हुआ है, ऑप्शन ख राजाओं से हुआ है, ऑप्शन ग जनता के उदार दान से हुआ है और ऑप्शन घ चीनी यात्रियों से हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो जन्म हुआ है वह जनता के उदार दान से हुआ है। ऑप्शन ग आपका सही होगा। चलते हैं 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न में पूछा है निम्न में किसके समय नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। वह किसके समय में नालंदा जो था वो विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया था। ऑप्शन क मेगास्थनीज के, ऑप्शन ख फाहियान के, ऑप्शन ग युवान चांग के और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो वह जो चीनी यात्री था युवान चांग, इस समय जब यह आया था तो उसको पता चल चुका था कि जो नालंदा है वह विश्वविद्यालय के रूप में यह ढल चुका है और उसका रूप यह ले चुका है। तो चलेंगे 25वें प्रश्न पे। 25वां प्रश्न में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी, यानी वहाँ कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन क में 4 सब्जेक्ट की, ऑप्शन ख 5 सब्जेक्ट की, ऑप्शन ग 6 सब्जेक्ट की और ऑप्शन ग 7 सब्जेक्ट की, यानी 7 विषयों की। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और पांचों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप पांचों का नाम जरूर बताइए क्या इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 में पूछा है कि आचार्य शिलभद्र किसके बड़े आचार्य माने जाते थे। आचार्य जो शिलभद्र थे वह किस चीज के बड़े आचार्य माने जाते थे। ऑप्शन का सांख्य शास्त्र के, ऑप्शन ख योग शास्त्र के, ऑप्शन ग शिल्प शास्त्र के और ऑप्शन घ व्याकरण के। तो आचार्य जो शिलभद्र थे वो बड़े आचार्य योग शास्त्र के माने जाते थे। आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन ख। चलेंगे अगले 27वें प्रश्न पे। 27वां प्रश्न में पूछा है तिब्बत में सबसे पहले किसने बौद्ध विहार की स्थापना की थी। तिब्बत में सबसे पहले किसने बौद्ध विहार की स्थापना की थी। ऑप्शन क देवविद सिंह, ऑप्शन ख कमल सिंह, ऑप्शन ग पद्म संभव और ऑप्शन घ शांति रक्षित। तो आप इसका सही उत्तर बताइए कि तिब्बत में सबसे पहले किसने बौद्ध विहार की स्थापना किया था। तो आप उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा आप बताइए। तो इनका ऑप्शन घ आपका सही होगा, शांति रक्षित। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए यहाँ से पूछा क्वेश्चन नंबर 28 में कि कहाँ से प्राप्त बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित है। वह कौन सा जगह है जहाँ से जो मूर्ति प्राप्त हुआ है वह नालंदा से प्रभावित है। ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन क में दिया तिब्बत, ऑप्शन ख में दिया चीन, ऑप्शन ग में दिया कुर्कीहार और ऑप्शन ग में दिया नेपाल। तो वह कौन कहाँ से प्राप्त बौद्ध मूर्तियां हैं जो नालंदा शैली से प्रभावित है। तो आप इसका उत्तर जरूर दीजिए। तो इसका ये उत्तर जो हम यहाँ पे सही उत्तर होगा वह ऑप्शन ग होगा, कुर्कीहार। याद रखिएगा कुर्कीहार का था जो बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित था। तो कैसा लगा आज का सेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगला चैप्टर पाने के लिए आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आज का वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा। और लगा तो इसी तरह का सीरीज अपलोड आगे होते रहेगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जब भी अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।